सो आई एम ओके विथ इक्विटी। आपने बताया इक्विटी के बारे में काफ़ी, तो हम लोग कन्विंस हैं। कई व्यूअर्स ये बोलते हैं कि ठीक है, आज से हम लोग इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी टाइम टू टाइम लगाएंगे, चालू करेंगे। तो क्यों ना हम लोग इक्विटी में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर दें, क्यों ना हम लोग इक्विटी शेयर्स डीमैट अकाउंट खुलाएं और डायरेक्टली शेयर्स में लगा लें। अब तो हम लोग काफ़ी कुछ धीरे धीरे करके जान गए हैं, आगे भी जान जाएंगे। सो मेरे करीब करीब 4 से 5 तर्क हैं जिस वजह से हम लोग ये कहते हैं कि आपको इक्विटी में डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए, आपको म्यूचुअल फंड के जरिए ही जाना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला तर्क मैं बताना चाहूँगा एक स्टोरी से। एक पिताजी थे, उनके 2 बच्चे थे। एक नालायक बच्चा था और एक लायक बच्चा था। नालायक बच्चा बुरा नाम लाता था फैमिली के लिए, दंगा करता था, दारू पीता था, कमाई भी नहीं करके लाता था। और एक लायक बच्चा था जो कि बहुत अच्छा था, परिवार को कमाई ला के देता था, सब जगह उसकी बड़ाई होती थी, परिवार को अच्छा नाम ला के देता था। एक दिन एक खबर आई कि एक बाप ने उस उन्हीं पिताजी ने एक बच्चे को घर से निकाल दिया। तो किसको निकाला होगा? तो इट्स बट ऑब्वियस कि जो बुरा नाम ला रहा है परिवार के लिए, उसको निकाला होगा बाहर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं अपने पोर्टफोलियो में? हम लोग अगर अपने पोर्टफोलियो को अच्छी तरह से देखेंगे, तो जो अच्छे-अच्छे स्टॉक्स होते हैं, उनको हम लोग प्रॉफिट बुकिंग के नाम पे बेच देते हैं। और जो बुरे-बुरे स्टॉक्स होते हैं, जिनकी रिटर्न्स नहीं आ रही होती हैं, उनको कहीं न कहीं सँभाल के रख लेते हैं। करीब 1000 लोगों से हमने कई हज़ार लोगों के सर्वे किए, बट एक एवरेज बता रहे हैं कि 1000 में से 998 लोगों के, जो हम लोग ने रिसर्च किए, उसमें 998 लोगों के जो टोकरे थे इन्वेस्टमेंट के, शेयर्स के, जो बास्केट थी उनकी, उसमें मेजर शेयर्स जो थे वो नालायक बच्चों के थे। मतलब वो ऐसे शेयर्स उन्होंने संभाल-संभाल के रख रखे थे, जिसमें कोई रिटर्न्स ही नहीं आती थी। तो मेरा आपसे ये गुज़ारिश है कि अगर आप डायरेक्टली शेयर्स में भी लगाने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको लायक बच्चों का टोकरा बनाना पड़ेगा, नालायक बच्चों को टोकरे से निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा। जब तक आप वो नहीं करेंगे, तो आपकी रिटर्न्स मार्केट की जो एवरेज रिटर्न है, उतनी भी नहीं आ पाएगी। सो ये पहला जो है मैं तर्क देता हूँ। दूसरा जो तर्क है वो मैं ये बोलता हूँ कि व्हेन इन्वेस्टिंग इनटू डायरेक्ट, कंपाउंडिंग इज इवेडेड। जब हम डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करते हैं तो कंपाउंडिंग खो जाती है। क्यों खो जाती है? क्योंकि ब्रोकर जो है, वो ब्रोकर को फायदा कब होगा? जब आप खरीदेंगे या जब आप बेचेंगे। अगर आप शेयर्स को लेके बैठ जाते हैं कई सालों तक, तो क्या ब्रोकर को कोई फायदा होगा? तो इस वजह से क्या होता है कि वो बार बार आपके शेयर्स बिकवाता है, बार बार आपको खरीदवाता है, और आपकी कंपाउंडिंग कहीं खो जाती है, क्योंकि बहुत समय तक आपका पैसा या तो ब्रोकर के पास पड़ा रहेगा या आपके बैंक में आके पड़ा रहेगा। कई बार ऐसा होगा कि मार्केट बढ़ गया तो आप उस वजह से नहीं ले पाएंगे, हिम्मत नहीं कर पाएंगे। कई वजह से मार्केट गिर गया तो आप नुकसान खा के बैठे रहेंगे। तो लेकिन कंपाउंडिंग की ताकत खो जाती है किसी भी वजह से। सो व्हेन इन्वेस्टिंग इनटू डायरेक्ट, कंपाउंडिंग इज इवेडेड। ये दूसरा तर्क है। तीसरा तर्क मैं जो देना चाहूंगा, सेंसेक्स कीप ऑन चेंजिंग कंपनीज। यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि 80 टू 90% ऑफ द कंपनीज वो हर 10 साल में बदल जाती है। देखिए, अगर अनिल अंबानी जी का नाम ले, तो 10 साल पहले वो एक किंग कॉन्ग हुआ करते थे, लेकिन आज उनकी कंपनी गायब हो चुकी है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, आप देखेंगे सेंसेक्स में, तो ये प्रूवन फैक्ट है कि 80 टू 90% कंपनीज जो है हर 10 साल में चेंज हो जाती है। आपने ये सोच के लिया कि बहुत अच्छा शेयर्स मैंने ले लिए, ब्लू चिप ले लिया, लेकिन पता लगा कुछ साल बाद वो ब्लू चिप है ही नहीं। तो कंपनीज कीप ऑन चेंजिंग। जब आप डायरेक्टली शेयर्स में लगाते हैं तो ये एक प्रॉब्लम आती है कि आपको कॉन्स्टेंटली अपने पोर्टफोलियो को ध्यान रखना पड़ेगा, शेयर्स को ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी परफॉर्मेंस गिर गई जिस वजह से वो सेंसेक्स से ही आउट हो गए। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट तर्क, जिसमें मैं कुछ एग्जाम्पल भी देके आपको समझाना चाहूंगा। एक तरफ 8% एक्सपर्ट्स हैं और दूसरी तरफ आप 92% जनता है। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं कि वो 8% एक्सपर्ट ज्यादा कमाएंगे कि आप 92% जनता ज्यादा कमाएंगे? अगर आपका ये क्वेश्चन है कि नहीं, हम लोग उन एक्सपर्ट्स को पछाड़ के ज्यादा कमा लेंगे, तो मैं 2 एग्जांपल और देना चाहूंगा आपको समझाने के लिए। उसके बाद मैं वापस इस क्वेश्चन को करता हूं। पहला एग्जांपल मैं देता हूं कि कैंची सबके घर में होती है। मैं ये बोलता हूं कि नहीं, वो जो एक्सपर्ट है जिसको बार बार कहते हैं, मैं उस एक्सपर्ट से ज्यादा अच्छा घर पे काट के दिखाऊंगा। तो क्या मेरा ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा स्टेटमेंट लेडीज से रिलेटेड है, थोड़ा सा देना चाहूंगा कि मेरे पास कपड़ा तो पड़ा है, अब मैं घर पे ही पैंट सिलूंगी, और वो जो एक्सपर्ट है जिसको हम लोग टेलर कहते हैं, उससे ज्यादा अच्छा सिलूंगी। तो क्या ये मेरा स्टेटमेंट सही है?
तो अगर ये 2 स्टेटमेंट्स मेरे सही नहीं हैं, तो उसी तरह से वो 8% एक्सपर्ट्स जो हैं, जो बहुत अच्छा जानते हैं मार्केट के बारे में, उनसे मैं 92% कैसे लड़ूँगा और कैसे उनसे ज़्यादा अच्छी रिटर्न कमा के दूँगा। तो इस जद्दोजहद में क्या होता है कि मेरी रिटर्न्स मार्केट की जो एवरेज रिटर्न्स है, उससे कम हो जाती है और मैं मार्केट जैसी रिटर्न भी नहीं ला पाता। बट मुझे ये इल्यूज़न होता है कि मैंने शेयर्स ले लिए तो मेरी रिटर्न्स तो ज़बरदस्त आ जाएगी, ताबड़तोड़ आ जाएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो जब भी कभी आप शेयर्स वर्सेस म्यूचुअल फंड को कंपेयर करें, तो मैंने जो ये चारों पॉइंट बताए, पहले इनको कंपेयर कीजिए, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए कि मेरे को डायरेक्टली इक्विटी शेयर्स में जाके लगाना है या मेरे को म्यूचुअल फंड रूट के ज़रिए इक्विटीज़ में लगाना है।